हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पॉलिटेक्निक की हमने श्रृंखला स्टार्ट की है और जिसमें हमारा सेट वन का ये केमिस्ट्री है। और मैंने पहले भी बताया था उस वीडियो में भी आपको कि ये पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो इसका आप लाभ उठाएं और आपके लिए निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आपका केमिस्ट्री से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, ठीक है। और फिजिक्स में से भी 30 और मैथ से भी 30, टोटल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए 30 प्रश्न होंगे, इसमें सॉल्व करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है, इसका अनुभार क्या होता है। अच्छी बात यह है कि आपको परमाणु भार भी इसमें दे दिया गया है। अगर नहीं दिया है तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हमें बता देते हैं इसका क्या होगा। C6H12O6 का हम निकालेंगे अनुभार। तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जानिए। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और परमाणु संख्या 6 होती है। यहाँ आपके पास 6 परमाणु हैं कार्बन के, तो 12 गुने 6 हो जाएगा। उसके अलावा हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, यहाँ 12 परमाणु हैं तो 1 गुने 12, प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16 होता है और 6 परमाणु हैं तो 16 गुने 6 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 72 प्लस 12 प्लस 96, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। टोटल करिए आप, 2 2 4 अच्छे 10, 10 का 0 हासिल 1, 10 1 11 7 18, ठीक है। तो इसका परमाणु भार ग्लूकोज का कितना हो गया, 180। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वायुदाब विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए जो उपयुक्त है वो है 0.001 मिलीमीटर। कितना है, 0.001 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। वह परमाणु जिसका परमाणु भार 12 है उसमें होंगे, क्या होंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, 12 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन। तो आप जानते हैं कि परमाणु भार जो है आपका वो कैसे बनता है, तो वो बनता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से। परमाणु भार आपका कैसे बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से, ठीक है। एटॉमिक मास आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है। तो आप परमाणु भार आपके पास 12 है, इसका मतलब उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। कितने हैं, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका, है ना। चलिए चौथा प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास। सबसे पहले ये बताइए कि किसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17 होता है। तो ये होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का अगर आप बोर-बेरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बोर-बेरी के हिसाब से ये हो जाएगा 287। क्या होगा, 287। आप जानते हैं कि कोई भी तत्व है वो अपना ऑक्टेन या डुएट पूरा करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं इसका ये डुएट कंप्लीट है, ये ऑक्टेन कंप्लीट है, इसका लास्ट इसमें एक कम है। तो ये क्या करेगा, अब या तो ये एक लेगा, नहीं तो अपना 7 का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है, डोनेट करेगा। तो इसके लिए चांसेस यहाँ पर यही हैं कि ये 7 इलेक्ट्रॉनों को छोड़े। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। चलिए पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म समस्थानिक हैं। सबसे पहले चीज़ कि समस्थानिक कहते किसको हैं। तो वैसे तत्व, दो तत्व जिनके परमाणु संख्या आपस में बराबर हों उसे समस्थानिक कहते हैं, जबकि परमाणु भार अलग अलग हों।
फिर समभारी किसको कहेंगे? तो शब्द से ही स्पष्ट है कि वे वैसे दो तत्व जिनके परमाणु भार बराबर होंगे वे समभारी कहलाएंगे और उनका परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा। अगर सम न्यूट्रॉनिक कह दिया जाए तो वैसे दो तत्व जिनके बीच न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है। इसके अलावा आप आइसो बार भी सुने होंगे, समदाब, आइसो हेलाइन होता है, आइसोथर्मल होता है, समताप होता है। आइसो हेलाइन का मतलब समलवणता होता है। ठीक है, तो उतना आगे नहीं जाएंगे हम यहाँ बात करेंगे समस्थानिक की। तो मैंने बताया कि समस्थानिक के लिए क्या होना चाहिए? परमाणु संख्या समान होना चाहिए और परमाणु भार अलग अलग होने चाहिए। तो आप ऑप्शन डी में देखेंगे कि जो जेड है उसकी परमाणु संख्या 90-90 है, जबकि परमाणु भार एक का 231 है और दूसरे का 233 है। तो इस तरह से हम ऑप्शन डी को समस्थानिक कहेंगे। छठा प्रश्न है, लकड़ी के एक नमूने जिसमें C14 रेडियो एक्टिविटी का स्तर एक जीवित नमूने की रेडियो एक्टिविटी का 1/8 है, उसकी आयु कितनी है? तो आप जानते हैं, और यहाँ पर अर्ध आयु दिया हुआ है। तो अर्ध आयु जो होता है, अगर इस लकड़ी की अर्ध आयु 5800 वर्ष है तो इसको फिर 1/4 यानी इसका आधा भाग होने में भी इसको उतना ही समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 5800 वर्ष ही लगेगा। फिर इसका भी आधा यानी कि 1/8 होने के लिए भी इतना ही समय लगेगा। तो आप तीनों समय मिला लीजिए, 5800 प्लस 5800 प्लस 5800 कितना हो जाएगा? तो 5800 गुने 3, ठीक है, बराबर 8 त्रिक 24, 5 तिये 15, 2 17, 17,400 बरस इसके सही आंसर होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना? चलिए, समझ में आ रहा है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उसी समूह में है जिसमें सी है? मतलब सी फैमिली का मेंबर कौन है? चार ऑप्शन आपके पास, सिलिकॉन है या सोडियम है, फ्लोरीन है या बोरन है। तो आप जानते हैं कि कार्बन का जो कैसे पकड़ेंगे, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसको अगर हम चेंज करें बोर-बेरी के हिसाब से तो इसे हम लिखेंगे 2,4। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है और इसे अगर हम बोर-बेरी के हिसाब से लिखें तो ये 2, 8 और 4 आएगा। तो इसका बाहरी जो तत्व हैं वो दोनों में क्या है? बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, दोनों में 4-4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना? इससे ये क्लियर है कि वो उसी परिवार का है। जबकि आप देख सकते हैं सोडियम का 11 होता है और इसे अगर आप बोर-बेरी के हिसाब से लिखें तो इसे लिखेंगे आप क्या? 2, 8, 1। 11 कैसे लिखेंगे? 2, 8, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो देखा आपने लास्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का 9 होता है। इसे अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 2, 7 लिखेंगे, है ना? फिर बोरन का 5 होता है तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 2, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो आपका क्लियर है कि कार्बन फैमिली से कौन सा मेंबर है? सिलिकॉन है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, किसका परमाणु का आकार सबसे बड़ा है? तो आप देखिए, बोरन की परमाणु संख्या 5, कार्बन की 6, लिथियम का 3 और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा परमाणु वाला आकार वाला है इस ऑप्शन के हिसाब से। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिसके परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं और वह 3 इकाई धनावेश वाला आयन बनाएगा? तो आपके पास जो परमाणु क्रमांक अवेलेबल हैं, पहले आप उसको बोर-बेरी के हिसाब से सजाइए। चूँकि आपको दिखाना है कि 3 इकाई धनावेश, तो धनावेश उस पर आता है जो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, उस पर क्या आता है? धनावेश। तो उस पर आपको 3 धनावेश दिखाना है। मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए ध्यान से। 9 को कैसे लिखेंगे? तो 2,7 लिखेंगे। 13 को कैसे लिखेंगे? तो 2,8,3 लिखेंगे। फिर आप 18 को कैसे लिखेंगे? तो 2,8,8 लिखेंगे।
फिर आप 12 को कैसे लिखेंगे, तो 2,8,2 लिखेंगे। अब बताइए आप, इसका तो ऑक्टेन पूरा नहीं हो रहा है लास्ट में, इसे तो एक चाहिए ही, तो ये धनावेश कैसे होगा, ये तो लेना चाहेगा, तो जो लेगा उस पर ऋणावेश आएगा। इसमें देखिए इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। और मैंने पहले भी कहा कि जो डोनेट करता है उस पर धनावेश आ जाता है। तो आपको 3 इकाई धनावेश चाहिए, तो किस पे आएगा, 2, 8, 3 वाले पे। यानी जिस तत्व की परमाणु संख्या 13 होगी, तो 13 किसका होता है भैया, ये अल्मोनियम का होता है। और आपने देखा भी होगा कि अल्मोनियम पर Al+3 लिखा होता है, इसका मतलब अल्मोनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब है इसमें था 18 की 18 वाले में, तो 18 वाले में आप देखा कि उसका ऑक्टेन पूरा हो चुका है, तो वो देना नहीं चाहेगा, वो स्टेबल हो चुका है। फिर 12 वाले में तो वो 2 ही दे पाएगा, हमें 3 चाहिए था, तो 3 किस में मिलेगा, 13 में, यानी अल्मुनियम। ठीक है, क्लियर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अमोनिया, और उसके बाद है कॉपर सल्फाइड, उसके बाद है मीथेन और एल्यूमिना Al2O3। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका एल्यूमिना Al2O3, यह एक सहसंयोजी यौगिक नहीं है। 11वां प्रश्न है, वह अणु चुनिए जिसमें केवल त्रिक बंधन हो, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आप जानते हैं कि N2 यानी N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस तरह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, N2 एक बार में ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, वह अणु चुनिए जिसकी आकृति ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, यानी कि त्रिकोणीय पिरामिडी है। तो ये है आपका अमोनिया का, क्या है, NH3 का ट्राइगोनल पिरामिडल उसकी आकृति है। चलिए, अगर आप संरचना बनाएंगे तब इसमें आपसे पूछा जा रहा है Cr2O7 माइनस रेनायन की संयोजकता क्या है। 13वां प्रश्न है, Cr2O7 की रेनायन की संयोजकता क्या है। तो आप जानते हैं कि इसका आपका Cr2O7 लिखेंगे तो क्रोमियम का +2 होता है। कितना होता है, +2, और ऑक्सीजन का होता है -2। तो आप बताइए, क्रोमियम जो है, क्रोमियम का 6 होता है, माफ़ कीजिएगा, क्रोमियम का आपका 6 होता है। तो हमने लिखा था Cr2O7, क्रोमियम का आपका 6 होता है, तो 2 परमाणु है, तो 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन का आपका -2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -14। तो 14 में से 12 -14 कितना हो जाएगा, -2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2। क्लियर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न है, अभिक्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस है, जलीय है, उसके बाद आपका जिंक जो कि ठोस है, और उससे क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक आपको मिलकर बना देता है जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देता है। आपने देखा कि सल्फेट जो है LHS में कॉपर के साथ है, जबकि RHS में वह जिंक के साथ आ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक जो आपका उसका मूलक है वो दूसरे तत्व के साथ कंबाइन हो गया, और उसने पहले वाले तत्व को छोड़ दिया। ठीक है, उसे अकेला छोड़ दिया। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। अच्छी बात यह है यहाँ पर, इसमें भी आपको परमाणु भार दिए हुए हैं। ठीक है, तो अल्मुनियम का 27 होता है। अब इसमें परमाणु संख्या निकालिए ऑप्शन के हिसाब से, तब 50 ग्राम में कितना अल्मुनियम होगा, तब 50/7 लगभग 2 के अप्रॉक्स में होगा, 2 से कम ही। ठीक, 2 परमाणु। फिर है आपका 50 ग्राम Fe, तो 50 Fe का कितना है, 56, तो ये तो 1 से भी कम होगा, 1 से भी लेस देन होगा। फिर है आपका 42 ग्राम नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन का 14 है, तो 14 तिया 42, कितना हो गया, 3। ठीक है, फिर है आपका 5 ग्राम पर कैल्शियम का, तो 40 है कैल्शियम का, तो 0 कितना आएगा, 0.08 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अल्मुनियम जो दिया हुआ उससे कितना निकला था, 2 से थोड़ा कम, आयरन का 1 से भी कम निकला यहाँ पर जिस हिसाब से दिया हुआ है,
और नाइट्रोजन का 3 परमाणु निकला। तो सबसे ज़्यादा किसका निकला? नाइट्रोजन का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आपका 2NO2 NO+O2 नहीं है। ठीक है, यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो आगे चलकर नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में बदल जाते हैं, यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। 17वां प्रश्न है, सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचायक सेल में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। इसे मोनार्च ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा भी कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो आप सभी जानते होंगे बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, CH4 होता है। ठीक है। 19वां प्रश्न है, दी हुई धातुओं में से अभिक्रिया श्रेणी में जो सबसे ऊपर है। तो धातु में सबसे ज़्यादा जो दिया गया है उसमें के हिसाब से सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, अतः आपका सही आंसर Na सोडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इस धातु को थर्माइट प्रक्रम से प्राप्त करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास, सोडियम, मैग्नीज, अल्मोनियम और मरकरी, चारों धातु हैं। और बताइए किस धातु को आप थर्माइट प्रक्रम से प्राप्त करेंगे। तो थर्माइट प्रक्रम से दोस्तों आप अल्मोनियम को प्राप्त कर सकते हैं। किसको प्राप्त कर सकते हैं? अल्मोनियम को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 20 का ऑप्शन सी सही है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित धातु में से कौन सा धातु आसवन द्वारा परिशोधित किया जाता है? यानी आसवन विधि द्वारा धातु आपको प्राप्त करना है, तो ये है मरकरी। मरकरी के अलावे जिंक और कैडमियम को भी आसवन विधि द्वारा परिशोधित किया जाता है, यानी कि साफ करके उसको गेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। 22वां प्रश्न, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो अधातु की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है ना। भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21 है। चलिए 23वां प्रश्न है, सुपर फॉस्फेट उर्वरक है। तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक जो है दोस्तों, ये है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, CaH2PO4 आप देखते होंगे आपका जो फॉस्फेट आता है उसमें आपको ये लिखा रहेगा और उसमें म्यूरियम फॉस्फेट लिखा होता है। ठीक है, कैल्शियम म्यूरियम फॉस्फेट लिखा होता है। चलिए 24वां प्रश्न, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम है आपका, इसका नाम आप दे सकते हैं इसका नाम होता है 3-मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम होता है? आइसोब्यूटेन को 3-मिथाइल ब्यूटेन कहा जाता है IUPAC में। 25वां प्रश्न, C10H22 के संभावित समावयवियों की संख्या कितनी होगी? मतलब इसके आइसोमेरिज्म कितने हो सकते हैं? ठीक है, तो इसके आइसोमेरिज्म 3 होते हैं। कितने होंगे? 3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 26वां प्रश्न, एक कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र C18H36 है, तो यह क्या हो सकता है? सबसे पहले आप ये जानिए कि CnH2n+1 अगर हो तो वो अल्केन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? एल्केन का। जैसे मीथेन हो गया, तब मीथेन को आप क्या लिखते हैं? CH3 लिखते हैं ना। आप n का मान 1 रख के देखिए, वेरीफाई हो जाएगा। चलिए ये था अल्केन। अब हम बताते हैं एल्कीन का। तो एल्कीन का होता है CnH2n, यानी कि C का दुगुना होगा। देखिए आपका जो 18 है C18H36, ये क्या है? एल्कीन है। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप एल्काइन को भी जान लीजिए, जब आ ही गया है तो CnH2n-2 होता है और इसकी शुरुआत n = 2 से ही करेंगे। क्यों?
अगर आप 1 करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो C2H0 क्या होगा, तो कार्बन ही रह जाएगा। तो ये तो आपका ग्रुप नहीं बना पाएगा, यौगिक नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसकी शुरुआत क्या कहाँ से करेंगे, डायरेक्ट इथाइन से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। 27वां प्रश्न, अभिक्रिया CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो उसको गर्म करने से क्या बनेगा, जब आप इसको गर्म करेंगे तो इससे मीथेन बनेगा आपका, क्या बनेगा, इस तरह से इसकी अभिक्रिया होगी। CH3, चलिए LHS तो यहाँ लिखा ही है, मैं RHS लिख देता हूँ। CH3COONA है और NaOH है, तो ये बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और मीथेन को बना देगा। तो ये आपका मीथेन गैस निकल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। 28वां प्रश्न, ए कोई यौगिक है, ठीक है, और वह बना है किस प्रक्रिया से, तो किप्रिक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है और HCl अम्ल में इसको प्रवाहित किया गया है, तब जाकर यह क्या बना है, तब जाकर यह आपका इतना बड़ा बना है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए इसमें कौन सा यौगिक है, तो ए जो है आपका वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यानी क्या है, यह मीथीन है, सॉरी मिथाइन कहिए, मीथीन नहीं, मिथाइन भी नहीं, कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो इस इथाइन होगा, मिथाइन तो होता ही नहीं है, अभी मैंने तुरंत बताया क्या होता है, इथाइन होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, 29वां प्रश्न है एक्स, और उसके ऊपर आपका पोटासियम डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों काम कर रहा है कैटलिस्ट के तौर पे, और आपका जो प्रोडक्ट है वो है फॉर्मिक एसिड, HCOOH को क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड प्लस H2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया था, प्रतिकारक क्या लिया था जो हमें प्रतिफल मिला फॉर्मिक एसिड। तो जब हम अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 30वां और आखिरी प्रश्न, नियोप्रीन का एक एकलक क्या है। दरअसल नियोप्रीन जो है वो आपका एक सिंथेटिक रबर है, क्या है, सिंथेटिक रबर है, और यह एक पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर बनता कैसे है, तो मोनोमर से बनता है, एक तत्वों के बार बार मिलने से पॉलीमर बनता है। तो ये किसका पॉलीमर है, ये है आपका 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन का जो एक मोनोमर है, उसके n, मान लीजिए n परमाणुओं के मिलने से, यानी n टाइम्स मिलने से क्या बनेगा, एक नियोप्रीन पॉलीमर बनेगा। तो 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन किस में है, तो कार्बन गिनिए 4 गो, 1 2 ब्यूटाडाइन ना, C2H4, हाँ हो गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2 क्लोरो है, 2 क्लोरीन है और ब्यूटाडाइन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ये था आपका सेट 1 का एनालिसिस, आपने इसको अंत तक देखा और आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल द नॉलेज केयर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। हमारो के